माँ शारदे के चरणों में नमन। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल इंग्लिश विद गुरुजी में। मैं आपके साथ उत्तम कुमार मिश्रा आपकी नेक्स्ट क्लास के साथ। आज अपनी नेक्स्ट क्लास होगी सेंटेंसेस यानी कि वाक्य। आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। अगर हम थोड़ा सा रिकैप लें कि हम सेंटेंस तक चल करके कैसे आते हैं ज़ीरो लेवल से, बिगिनिंग से, तो हम वहाँ पर ये बात कहेंगे कि हम कई लेटर्स को यूनाइट करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल की बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम लेटर्स को यूनाइट करके वर्ड्स क्रिएट करते हैं और वर्ड्स को मिला करके हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो इट मीन्स सेंटेंस, इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, then it is a sentence is a group of words that has a sense। यानी कि सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्य को हम, ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हमें सेंटेंसेस के काइंड्स पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हिंदी भाषा और अंग्रेज़ी भाषा, यहाँ पर एक अंतर है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हम सब जानते हैं कि ये हमारी अपनी मदर लैंग्वेज नहीं है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ज़्यादा रूल्स हैं। वो रूल्स जो शायद हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल न करें तब भी चलता है, लेकिन इंग्लिश चूँकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है इसलिए इसके ग्रामर के जो रूल्स हैं वी हैव टू फॉलो, हमें हर जगह अनुकरण करने पड़ते हैं। अगर छोटा सा हमारे घरेलू जीवन से हम एक उदाहरण लें तो उदाहरण ये है कि आपको रूल्स ऑफ द रोड बताए जाते हैं सड़क पर चलने के लिए, लेकिन वो रूल्स आप जब रोड पे होते हैं तभी न फॉलो करते हैं, या फिर आप अपने घर में डाइनिंग रूम से किचन तक जाने के लिए रूल्स ऑफ द रोड को इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते ना। तो इट मीन्स हिंदी इज़ अवर होम वाइल इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द हाईवे। तो जब हम हाईवे की बात करेंगे, जब हम अंग्रेज़ी भाषा की बात करेंगे, तो चूँकि ये हमारी अपनी मदर लैंग्वेज नहीं है एंड इट इज़ टॉट एट अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, तो इसलिए ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाती है, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर हम इसे पढ़ते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना होता है। मैं उदाहरण की बात कर रहा था, अगर हम हिंदी में लिख दें कि शेर ने, बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, गाय को मारा। शेर ने गाय को मारा। अब मैंने इस सेंटेंस को हिंदी में, हिंदी के भाषाई प्रवाह में थोड़ा सा बदल दिया और फिर मैंने लिखा गाय को शेर ने मारा। क्या दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन है? नहीं, चाहे हम पहले गाय लिखें या हम पहले शेर लिखें, क्योंकि यहाँ पर जो कारक चिन्ह हैं वो साथ में ही जुड़े रहते हैं। अंतर तब नहीं आएगा जब हम गाय और शेर का स्थान बदलेंगे, अंतर तब आएगा जब हम इन शब्दों के साथ जुड़े हुए कारक चिन्हों को बदल देंगे। अगर हम शेर के कारक चिन्ह को गाय के साथ जोड़ देंगे और गाय के कारक चिन्ह को शेर के साथ जोड़ देंगे, अंतर तब आएगा। प्लेस चेंजिंग से अंतर नहीं आना, लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ी में जो वर्ड की आइडेंटिफिकेशन होती है, जो शब्द की पहचान की जाती है, वो पहचान उसके प्लेस के अकॉर्डिंग की जाती है। यानी कि अगर आपने उसका प्लेस चेंज कर दिया तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं। नॉर्मली लोग समझ जाएंगे कि आप ये शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है, इस शब्द का क्या प्लेस है और इसका क्या टाइटल है। यानी कि कुर्सी देख के हम पहचान लेते हैं कि इस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, क्योंकि उस कुर्सी का नाम है। और इसी सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो इस सीक्वेंस में हमारे सामने एक सीक्वेंस क्रिएट होता है जो हिंदी भाषा में तो नहीं होता लेकिन अंग्रेज़ी भाषा में होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड SHVMVO।
और इसको हमने कहा SHVMVO। दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में शब्दों का जो क्रम होना चाहिए वो क्रम आपका ये होना चाहिए। इस क्रम को अगर हम नहीं मानते, SHVMVO को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट हेयर, HV स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब हेयर, MV स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब हेयर एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट हेयर। इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे शेर ने गाय को मारा, हमने इसका ट्रांसलेट किया तो हमने लिखा lion killed the cow। ठीक, अब इस सीक्वेंस को अब मैं नीचे वाले सेंटेंस में जैसे गाय पहले आ गई, शेर बाद में आ गया, तो इसको अगर हम बदल दें तो हिंदी में तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो रही है, वो बात आप समझ रहे हैं। क्योंकि जब हमने लॉयन को शुरुआत में लिखा तो इसका मतलब आप समझ गए कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो शुरुआत में लॉयन लिखा हुआ है ये क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा, और जो वर्ब के बाद लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर कारक चिन्ह से आप नहीं पहचान रहे हैं, यहाँ पर आप कैसे पहचान रहे हैं, यहाँ पर आप पहचान रहे हैं शब्द के स्थान के अनुरूप, जबकि हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं, हम कारक चिन्हों से पहचानते हैं। यही अंतर है, इस अंतर को हमें समझना होगा। और नीचे वाले सेंटेंस में हमने इसी के जो मॉडिफाइड सेंटेंस था उसमें हमने क्या किया भाई, जैसे हमने हिंदी में शेर और गाय का स्थान हमने बदल दिया था, वैसे इंग्लिश में भी हमने शेर और गाय का स्थान बदल दिया। हम गाय को पहले ले आए, शेर को बाद में ले गए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा चेंज यहाँ पर क्रिएट हुआ। पूरे सेंटेंस का जो सेंस था वो अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। तो इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना और ये चीज़ें गलत ना हो, इसके लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, दिस इज़ अ रूल टू प्लेस द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। लेकिन क्या हमेशा शब्द इसी क्रम में लिखे जाते हैं? आर द वर्ड्स ऑलरेडी रिटन इन दिस सीक्वेंस इन एवरी एंड ईच टाइप ऑफ सेंटेंस? क्या हर प्रकार के वाक्य में शब्दों का क्रम यही रहेगा? इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें आवश्यकता है क्या पढ़ने की? काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने की। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये इतनी बात जो मैंने आपको बताई, ये मैं सिर्फ इस बात के लिए थी कि हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्या है, ये जानने के लिए कि हर सेंटेंस में जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स चेंज होता है तो वो कैसे और क्यों बदलता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो उन कारणों को समझने के लिए मैं आपके साथ हूँ। आप देखिए आगे की बात समझेंगे। सेंटेंसेस यानी वाक्य, जिस पर हमने चर्चा की, जिस पर आपने देखा कि सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वाक्य के भेद, वाक्यों के भेद में हमें मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज मिलती हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। बात कर लेते हैं तीनों की। सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है और कंपाउंड क्या है। जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आती है। सिंपल मतलब मूल वाक्य, सरल वाक्य, कुछ भी कह लें, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंदर एक फिनिट वर्ब हो, सिंगल एफवी मीन्स एक फिनिट वर्ब, ऐसे किसी भी सेंटेंस जिसके अंदर सिंगल फिनिट वर्ब होगी उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा ही
ईट्स एन एप्पल। बहुत ही बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ये चीज़ नहीं समझनी, हमें सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन समझनी है। जब आप एग्जांपल में लटक जाते हैं तो आप डेफिनेशन आपके माइंड से अलग हो जाती है। इसलिए बेसिकली मैं बहुत इजी सेंटेंसेस में आपको सिर्फ इस सिंपल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ, ना कि मैं एग्जाम्पल में टफ वर्ड्स का यूज़ करके उसको थोड़ा सा और टफ बना दूँ, ऐसा नहीं। ही ईट्स एन एप्पल, या एक दूसरा सेंटेंस जैसे अभी इसमें आपने देखा क्या, ईट्स, आपने कहा कि हाँ, आप श्योर हो गए कि हाँ इसमें सिंगल फिनिट वर्ब है, एक से ज़्यादा इसमें कोई वर्ब नहीं है। इट मीन्स वी कैन से दैट द गिवन सेंटेंस ही ईट्स एन एप्पल इज अ सिंपल सेंटेंस। बट नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, ही इज ईटिंग एन एप्पल। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये इसमें तो एक से ज़्यादा फिनिट वर्ब है? नहीं, इज़ और ईटिंग ये दो नहीं है, एक है। क्यों? क्योंकि जो इज़ है वो ईटिंग के अकॉर्डिंग है। ईटिंग जो आपकी मेन वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, उसने डिमांड किया ना इस ऑक्सिलरी का, इसलिए उस ऑक्सिलरी को यहाँ पर प्लेस किया गया, यानी कि इसको हम एक पेयर मानेंगे, अर्थात ये सिंगल फिनिट वर्ब है, इसको आप डबल नहीं मानेंगे। भले ही क्यों ना इसके बीच में नॉट तक ऐड कर दिया गया होता, फिर भी हम कहते हैं इसे कि ये क्या है, ये सिंगल फिनिट वर्ब का सेंटेंस है, यानी कि ही ईट्स एन एप्पल भी सिंपल सेंटेंस है एंड ही इज ईटिंग एन एप्पल भी सिंपल सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है? सिंपल का विजन क्लियर है आपके माइंड में कि सिंपल सेंटेंस का क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया? बात समझिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है देन यू डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग ऑन योर नोटबुक। कॉन्सेप्ट समझिए, केवल कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, इतनी बात स्पष्ट हो रही, सिंपल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात बाद में, पहले हम सिंपल की ही बात कर लेते हैं, पूरे सिंपल की, कि सिंपल सेंटेंस में और हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है और किन किन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड बाद में। सिंपल सेंटेंस के बारे में जब हम और डिटेल करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। assertive, interrogative, imperative and exclamatory। कहने का मतलब ये कि वाक्य के अंत में चिन्ह कोई भी लगा हो, कोई भी मार्क सेंटेंस के लास्ट में दिया गया हो, बट इफ द सेंटेंस हैज अ सिंगल फिनिट वर्ब देन वी कैन से दैट द गिवन सेंटेंस इज सिंपल। वेरी गुड, गिवन सेंटेंस इज सिंपल। एक बार फिर से बोलो, गिवन सेंटेंस इज सिंपल। क्यों? क्योंकि वो सिंगल फिनिट वर्ब को रखता है। अगर वो सिंगल फिनिट वर्ब को रखता है, सिंपल सी बात है, सिंगल फिनिट वर्ब मतलब सिंपल, सिंगल फिनिट वर्ब मतलब सिंपल, सिंगल फिनिट वर्ब मतलब सिंपल। आगे बढ़िए। उसी आधार पे हमने असर्टिव को, इंट्रोगेटिव को, इम्परेटिव को और एक्सक्लेमेटरी को भी कह दिया कि बेटा ये क्या हैं, सिंपल हैं। क्यों हैं? यू नो इट वेरी वेल। आप मुझसे पहले आप बता दोगे कि ये सिंपल क्यों है, क्यों बता तो दिया मैंने आपको। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि असर्टिव आखिर सिंपल क्यों होगा, क्योंकि इसमें सिंगल फिनिट वर्ब है। इंट्रोगेटिव आखिर सिंपल कब कहेंगे हम इंट्रोगेटिव को सिंपल? जब इसमें सिंगल फिनिट वर्ब होगी। इम्परेटिव को हम आखिर सिंपल क्यों कहेंगे? इसमें सिंगल फिनिट वर्ब होगी। एक्सक्लेमेटरी को हम सिंपल कब और क्यों कहेंगे? जब इसमें सिंगल फिनिट वर्ब होगी। मीन टू से सिंपल सेंटेंस मतलब सिंगल फिनिट वर्ब, सिंपल सेंटेंस मतलब सिंगल फिनिट वर्ब। ये मंत्र है, इसको आप सुबह दोपहर शाम जाप करते हुए सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया। असर्टिव मतलब जब SHV-MVO का फॉर्मेट दिया हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, यानी कि इसमें भी सिंगल फिनिट वर्ब आपको मिलनी है। इंट्रोगेटिव, इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड,
इफ़ अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड वो भी सिंपल में ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख लेते हैं वाई डू यू कम टू मी डेली, कम टू मी एवरी डे, ये आपने सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपने ये भी देखा कि कुछ वर्ड्स का सीक्वेंस भी चेंज हो गया। वो सीक्वेंस की बात हम आगे करेंगे, अभी सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सिंपल है तो क्यों। अब आप इसमें फाइंड आउट करिए फिनिट वर्ब कितनी है, कम एंड डू, लेकिन डू को हम अलग से तो मान नहीं लेंगे। अभी मैंने ही इज ईटिंग एन एप्पल बताया था कि जहाँ पर एक्शन वर्ड के साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी दी हो, उसको भी हम मानते हैं कि ये एक फिनिट वर्ब है, यहाँ पे दो नहीं है। तो यहाँ पे दो फिनिट वर्ब नहीं है, ये एक ही है। तो इस आधार पे हम इसको क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव तो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है, इंट्रोगेटिव तो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सवाल कर रहा है। लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, सिंपल का है भाई, क्योंकि सिंगल फिनिट वर्ब है। इसी तरीके से हम इंपरेटिव में भी एग्जांपल्स ले सकते हैं और इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी में भी। कहने का मतलब ये कि जब तक आपके सेंटेंस में सिंगल फिनिट वर्ब रहेगी, चाहे वो सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, डजंट मैटर, जब तक आपके सेंटेंस में सिंगल वर्ब रहेगी तब तक आप सेंटेंस को सिंपल कहेंगे। सिंगल वर्ब वाले सेंटेंस को आप ना तो कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं ना कंपाउंड कह सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा फिनिट वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, उस सेंटेंस को आप सिंपल नहीं कह सकते। बिल्कुल सही जवाब। तो मुझे लगता है कि अब इतना पर्याप्त है सिंपल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये बेसिक तौर पर आप समझ चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, नो सब्जेक्ट इज डिफ़िकल्ट इफ़ यू डिवोट टाइम एंड लेबर टू इट, इफ़ यू डिवोट टाइम एंड लेबर टू इट। अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ईमानदारी शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, स्टडी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। तो नो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट इफ़ यू डिवोट टाइम एंड लेबर टू इट। अगर आप टाइम देते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उस पर लेबर करते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। और इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत रिलैक्स होकर के पढ़ो, आराम से कूल होके। कुछ टफ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आने वाला है, सब कुछ समझ में आने वाला है। बस किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में आप मत पड़िए जो ये कहता हो कि ये बहुत कठिन है, आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के चक्कर में अगर आप लगातार 5 दिन पढ़ गए ना, तो फिर छठे दिन आप वास्तव में समझ नहीं पाओगे। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग इफ़ यू कैन थिंक आई कैन डू, देन यू कैन डू। तो इसलिए आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पॉइंट नंबर 2, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब, अभी सिंपल से हम लोग आगे बढ़े। सिंपल में हमने क्या सीखा था, ऐसा हर वाक्य जिसमें सिंगल फिनिट वर्ब हो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स। अब सीधी सी बात यह है कि जब सिंगल फिनिट वर्ब वाला सेंटेंस सिंपल हो गया तो सिंगल फिनिट वर्ब वाला कॉम्प्लेक्स तो होगा नहीं। फिर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। जी हाँ, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। यानी कि जो मूल वाक्य है वो सिंपल ही है। जब किसी वाक्य का जन्म होता है, वो नवजात होता है, तो वो सिंपल होता है। उसे कॉम्प्लेक्स बनना है या कंपाउंड बनना है, वो बाद में हम लोग बनाते हैं। जब वो शुरुआत करता है, बचपन जब उसका होता है किसी भी वाक्य का, तो अपने बचपन में वो सिंपल ही होता है। फिर उसको जोड़ करके हम लोग 1 से 2 बनाते हैं, 2 से 3 बनाते हैं, वो आगे प्रक्रिया चलती रहती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना? जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल को जोड़ा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई
नो द मैन हु केम हेयर। क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने? आई नो द मैन हु केम हेयर। ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन कैसा? सिंपल है? नहीं। क्यों सिंपल नहीं है जी? अब तो आप जानते हैं ना कि क्यों सिंपल नहीं है। अब तो आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत थोड़ी है। एक वर्ब ये और एक वर्ब ये, तो ये सिंपल नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। अब ये क्या है? चूँकि हमने कॉम्प्लेक्स के नीचे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये कॉम्प्लेक्स ही होगा। लेकिन ये गलती हमेशा मत करना, क्योंकि कभी कभी मैं गलत एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने आप सोच करके बताइएगा कि क्या आपको ये कॉम्प्लेक्स लगता है। चलिए, फिलहाल मैंने अभी बताया ही नहीं आपको कि आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कैसे अलग अलग करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को कैसे अलग करेंगे। पूरा सेंटेंस है, नो द मैन हु केम हेयर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन में आपने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सामान्य वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अर्थात इसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल वाक्य जुड़े हुए हैं। यही ना? दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेज इसमें जुड़े हुए हैं, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स बना। अब वो दो सेंटेंसेज हमें निकाल लेने हैं कि वो कहाँ से हैं। पहला सेंटेंस ये हमको दिख रहा है, आई नो द मैन, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस हमको दिख रहा है हु केम हेयर। तो ये दो सेंटेंस हमने निकाल लिए। अगर ये अलग अलग लिखे होते, दोनों के बाद फुल स्टॉप होता, तब इन्हें हम सेंटेंस कहते, लेकिन ऐसे सेंटेंस नहीं, क्योंकि आई नो द मैन के बाद फुल स्टॉप नहीं है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु से सेंटेंस को ऐड कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आई नो द मैन अगर कहीं अलग लिखा हो और यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हो तो ये सेंटेंस होगा। लेकिन जब लिखने के बाद भी सेंटेंस की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने के बाद भी फुल स्टॉप न दे करके उसमें आगे का सेंटेंस ऐड किया जाता है, तो फिर ये वाक्य न हो करके उपवाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? उपवाक्य हो जाता है। और उपवाक्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लाज। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब, क्लाज बोलते हैं। तो इसमें एक क्लाज ये हो गया और एक क्लाज ये हो गया। अब ये कौन सा क्लास है, ये कौन सा क्लास है? अगर मैथ की बात होती तो हम कह देते क्लास ए क्लास बी, लेकिन क्लास ए क्लास बी नहीं कहना है हमको। इसे हम कहते हैं मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास, और इसे कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास इसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज अ क्लास विदाउट कंजंक्शन, विदाउट कनेक्टिव वर्ड। ये किसी कनेक्टर के साथ नहीं है, ये विदाउट कनेक्टर है, तो इसलिए इसको हम मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। और वो क्लास सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सबऑर्डिनेट कनेक्टर को लगा करके आगे ऐड किया जाता है वाक्य में, वो होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लास। यानी ये जो कंजंक्शंस हैं ये सबऑर्डिनेट हैं। ये जो हु कंजंक्शन है ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसलिए ये जब आप कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। यही कंजंक्शन डिफाइन करते हैं कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। अगर किसी वर्ड को किसी कंजंक्शन को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग किया गया है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो उसके आगे की क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होगी और फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और यदि मेन क्लास के बाद आगे जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो आगे वो कोऑर्डिनेट क्लास का निर्माण करेगा और उस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाएगा बल्कि कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेगा। बात एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो कनेक्टर्स हैं, जो कंजंक्शंस हैं, ये कंजंक्शंस ही आपको बताएंगे कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा है या कंपाउंड क्रिएट हो रहा है। अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तो वो सबऑर्डिनेट क्लास का निर्माण करेगा और इस तरीके से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है तो वो कोऑर्डिनेट क्लास का निर्माण करेगा और सेंटेंस इस तरीके से आपका कंपाउंड हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन and coordinate conjunction, or we can say the difference between subordinate clause and coordinate clause. इनमें अंतर क्या है? मेन क्लास जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है बेटा? इंडिपेंडेंट।
आत्मनिर्भर, जैसे आजकल पूरा भारत है, इंडिपेंडेंट क्लास होती है, और जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास, इनमें अंतर क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र और डिपेंडेंट का मतलब आश्रित, जो किसी पर निर्भर हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम हु केम हेयर को अलग कर दें, किससे? मेन क्लास से, प्रिंसिपल क्लास से, तो ये क्लास, दिस क्लॉज विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने आप को व्यक्त करने के लिए ये निर्भर करता है किस पर? मेन क्लास पर, प्रिंसिपल क्लास पर, जो कि इंडिपेंडेंट है। कैसे व्यक्त नहीं कर पाएगा, जरा देखिए। पहले पूरे सेंटेंस का मतलब आई नो द मैन हु केम हियर, इसका मतलब है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो यहां आया। अब मैंने आई नो द मैन को निकाल दिया। अब मैंने आपसे कहा जो यहां आया, क्या आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं? आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर मी समथिंग टू से। आप ये सोच रहे हैं कि सर कुछ आगे बोलेंगे। मैंने कहा जो यहाँ आया और मैं चुप हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि कुछ आगे कहा जाएगा ताकि जो यहाँ आया का मतलब तो स्पष्ट हो। यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ये अपने आप को अकेले एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इसे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है किसकी? प्रिंसिपल क्लास की या मेन क्लास की। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में, हम आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी, यहीं पे बेसिक नॉलेज कंपाउंड का भी ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य, जबकि कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस में भी एक मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास होती है और दूसरी उसकी कोऑर्डिनेट क्लास होती है। फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस लिखा, गॉड मेड मैन एंड मैन मेड कंप्यूटर। क्या इस सेंटेंस को आप सिंपल कहेंगे? जाहिर सी बात है नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पास दो फिनिट वर्ब है। वो अलग की बात है कि दोनों कॉमन है, लेकिन लिखी तो दो बार है ना, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो कि अरे नहीं सर वर्ब तो एक ही है, वो दो बार लिखी है, खाली दो बार लिखी है, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों का सब्जेक्ट अलग है। इस मेड का सब्जेक्ट गॉड है और इस मेड का सब्जेक्ट मैन है। अगर दोनों का सब्जेक्ट एक होता तो आप कह सकते थे कि हाँ वो दोनों सेम है, वो कॉमन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि दो फिनिट वर्ब है, यानी कि सिंपल तो है नहीं है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। इस चीज़ को हम किससे समझेंगे? उस कनेक्टर से समझेंगे, जो कनेक्टर इन दोनों क्लासेस को जोड़ने का काम कर रहा है। वहाँ पर कनेक्टर था हु और यहाँ पे कनेक्टर है एंड। ये एक कोऑर्डिनेट कनेक्टर है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो दो को जोड़ने का काम करता है, और इस आधार पे ये इस क्लास को क्या कर देता है? सबऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट क्लास क्या कर देता है? कोऑर्डिनेट क्लास कर देता है। और गॉड मेड मैन जो आपकी क्लास रहेगी, ये कौन सी क्लास रहेगी? मेन क्लास। अंतर क्या आया कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में? अंतर ये आया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है या मेन क्लास होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, और उसके साथ जुड़ी हुई अन्य सभी क्लासेस डिपेंडेंट होती हैं। और वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं प्रिंसिपल क्लास पर। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या है? कंपाउंड सेंटेंस में जितनी भी क्लास होती हैं, एक मेन क्लास होती है और उसके साथ उसकी जो कोऑर्डिनेट क्लास होती हैं जुड़ी हुई,
वो सब इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि कोई भी क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं करेगी, वो सब अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। उनको आप जोड़ कर भी उनका अर्थ निकाल सकते हैं और उनको आप अलग करके भी उनका अर्थ निकाल सकते हैं। ये सिर्फ इतना सा अंतर है कंपाउंड सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जैसे वहाँ पर आप देख रहे थे तो हु केम हियर जो डिपेंडेंट क्लास थी उसका सेंस नहीं निकल रहा था। जब हम यहाँ पे बात करते हैं गॉड मेड मैन एंड मैन मेड कंप्यूटर, तो इसका मतलब ईश्वर ने मानव बनाया, ईश्वर ने आदमी बनाया और आदमी ने कंप्यूटर बनाया, ठीक ना। तो हमने गॉड मेड मैन को अलग कर लिया, तो इंडिपेंडेंट क्लास है, वो तो अपना सेंस दे रही है। मैन मेड कंप्यूटर ये भी तो अपना सेंस दे रहा है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आपने समझा कि कंपाउंड सेंटेंस में जो जितनी भी क्लास होती हैं वो सब इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल एक जो मेन क्लास होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और बाकी सभी क्लासेस उस मेन क्लास की डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि आश्रित होती हैं, अर्थात वो बगैर मेन क्लास के अपना अर्थ पूरा नहीं करती। नेक्स्ट क्लास आपकी, ये आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी इसी चैप्टर पर बेस्ड, उसमें हम लोग आगे बात करने वाले हैं, काहे कि जो सबऑर्डिनेट क्लास हमने अभी छोड़ दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उस सबऑर्डिनेट क्लास पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये एक बृहद विषय है और इस बात को समझना ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट डे पर हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास के कितने भेद होते हैं, इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशंस। आप लाइक करें, शेयर करें, मैं नहीं कहता आपसे इफ़ यू नीड इट, लेकिन फ़िलहाल सब्सक्रिप्शन इसलिए कर लिया करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।